Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ तुर्कश प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज के मौजू में हम जानेंगे तुर्कश प्रेसिडेंट को तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या पावर्स ग्रांट कर रहा है। तो आइए आगाज करते हैं आज के मौजू का। दोस्तों, 2017 से पहले तुर्की में तमाम पावर्स का मंबा और मरकज ग्रैंड नेशनल असेंबली थी और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर था, यानी तुर्की में पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद था। लेकिन 2017 में रेफरेंडम हुआ जिसके तहत तुर्की की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती तर्ज़े हुकूमत होगा। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। अब जो तुर्की का एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के पास तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होंगी और इसके साथ साथ उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होंगी। तुर्की का प्रेसिडेंट बनने के लिए 1982 का आइन, उसका आर्टिकल 101 के मुताबिक ऐसा कोई भी आदमी तुर्की का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है जो कि तुर्की में पैदा हुआ हो, उसकी उम्र कम से कम 40 साल हो और उसके पास बैचलर डिग्री मौजूद हो, यानी कि आला तालीम याफ्ता हो। इसके साथ साथ वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा लोगों से। लोग जो हैं तुर्की के लोग वो इलेक्शंस के जरिए, वोटिंग के जरिए सदर को मुंतखब करेंगे। तो दोस्तों, सदर बनने के लिए 2 मराहल में इलेक्शंस होंगे। पहले मरहले में जितने भी कैंडिडेट उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की सीट के लिए अपने आप को पेश किया है, तो उनके दरमियान इलेक्शंस होंगे वोटिंग के जरिए। अगर इन तमाम कैंडिडेट्स में से कोई एक कैंडिडेट 50% वोट हासिल कर लेता है तो दूसरा मरहला नहीं होगा। अगर 50% वोट नहीं हासिल कर पाता तो दूसरा मरहला होगा जिसमें तुर्की का प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा और तुर्की का प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होगा। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म्स के लिए मुंतखब हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तमाम तरह की शराइत अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन सिस्टम में भी मौजूद है। फिर अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 के मुताबिक ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्की एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट में और उसकी बनाई हुई कैबिनेट, जिसे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, उसमें फॉल करेंगी। अच्छा, 2017 से पहले प्रेसिडेंट का रोल जो है वो सेरेमोनियल हेड की हैसियत से था, लेकिन 19th अमेंडमेंट जो कि 2017 में पास हुई है, जो कि रेफरेंडम के जरिए पास हुई थी, उसमें एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट बनेगा और उसके तहत प्रेसिडेंशियल सिस्टम तुर्की में इंप्लीमेंट होगा। तुर्कश प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं वो आइन के आर्टिकल 8, 101, 103, 104, 105 एंड 106 में बयान कर दी गई हैं। वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो कि तुर्कश प्रेसिडेंट के पास हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1 तो तुर्की का प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है। वो लीडर ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है। वो अपने तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा और इन मेंबर्स के जरिए अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एग्जीक्यूट करेगा। इन मिनिस्टर्स के जरिए
वो अपने तमाम एग्जेक्टिव फंक्शंस उनको सर अंजाम देगा। वो तमाम कानून साजी जो कि ग्रैंड नेशनल असम्बली ने की है उसके मुताबिक वो मुल्क का निज़ाम चलाएगा, और इस निज़ाम के चलाने में उसके मुआवन कौंसल्स ऑफ मिनिस्टर होंगे, और प्रेसिडेंट चाहे तो इन मिनिस्टर्स से, इस कैबिनेट से मशवरा भी कर सकता है। फिर अगर हम देखें प्रेसिडेंट की जो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की ज़ात में फॉल करेंगी। वो नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर है, यानी उसे अवाम ने मुंतखब किया है, डायरेक्टली मुंतखब किया है। इस लिहाज से वो अपनी ज़ात में खुद इदारा है और इंतहाई पावरफुल पर्सन है। फिर हम देखें उसके जो पावर्स उसके पास हैं, तुर्कश प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं वो कहां से आ रही हैं। वो तो बेसिकली वो पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जैसे कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8, 101, 103, 104, 105, 106, ये तमाम आर्टिकल्स तुर्कश प्रेसिडेंट को पावर्स दे रहे हैं। फिर दूसरी वजह डायरेक्टली तमाम तुर्कश अवाम ने उसे इलेक्ट किया है। फिर वो हेड ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी इसकी पावर्स बढ़ा रही हैं। फिर उसका एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है पार्लियामेंट से, यानी कि ग्रैंड नेशनल असेंबली से हटकर उसका एक अपना ऑफिस मौजूद है जो कि पावर्स, एग्जेक्टिव पावर्स का मंबा और मरकज है। तो अब हम देखें वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास हैं। वो कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का, वो जितने भी लोअर और हायर स्टाफ उनको अपॉइंट करता है। वो चाहे तो ग्रैंड नेशनल असेंबली का इजलास बुला सकता है। वो तमाम एग्जेक्टिव पावर का मंबा और मरकज है। जितने भी लॉज जो कि ग्रैंड नेशनल असेंबली पास करती है उन लॉज को वो एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके पास ये भी इख्तियार है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, और इसके साथ साथ वो चाहे तो कैपिटल पनिशमेंट का हामिल कोई भी मुजरम या कोई भी सजा याफ्ता मुजरम, उससे उसकी वो सजा को वो माफ कर सकता है। इन पावर्स में वो इंटरनेशनल ट्रीटीज जितनी भी होती हैं उन सबको रेटिफाई कर सकता है। फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं तुर्की के दूसरे ममालिक में, उनकी अपॉइंटमेंट भी तुर्किश प्रेसिडेंट के ही हाथ में है। फिर तुर्की में जो सेकुलर जुडिशल कोर्ट्स हैं उनके टोटल 22 जजेस हैं, उनमें से 4 को अपॉइंट करने का इख्तियार तुर्किश प्रेसिडेंट के पास है। 2017 से पहले तुर्किश प्रेसिडेंट 6 जजेस को अपॉइंट कर सकता था, 7 जजेस को ग्रैंड नेशनल असेंबली अपॉइंट कर सकती थी। टोटल उस वक्त 13 मेंबर्स थे, जबकि अब जो हैं जुडिशरी के 22 जजेस हैं और इनमें 4 जजेस तुर्किश प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। फिर तुर्किश प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनमें ये पावर भी उसके पास है कि अगर ग्रैंड नेशनल असेंबली कोई लॉ पास करती है तो तुर्किश प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो उस बिल पर साइन किए बगैर उसे वापस भेज सकता है, नई एडवाइसेस के साथ उसे वापस भेज सकता है उस बिल को। और फिर इसके साथ साथ तुर्किश प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो बिल को वीटो कर सकता है। वीटो की सूरत में ग्रैंड नेशनल असेंबली 2/3 की मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास करेगी, तो इस तरह वो बिल इंप्लीमेंट हो सकेगा, अदरवाइज वो बिल इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। यूं तुर्किश प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम देखें उसके पास जुडिशियल पावर्स भी मौजूद हैं। तुर्किश प्रेसिडेंट वो 4 जजेस को अपॉइंट करता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट इनके हायर कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरम को उसकी सजा को भी माफ कर सकता है। जितने भी फेडरल ऑफेंसेस हैं उनको माफ करने का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास मौजूद है।
अब मुख्तसर हम देखें इन तमाम पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशल पावर्स और तमाम उसके फंक्शंस की बेस पे हम कह सकते हैं कि तुर्किश प्रेसिडेंट तुर्की की तारीख का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट है। इससे पहले इतनी पावर के हामिल सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट गुजरे हैं, मुस्तफा कमाल पाशा और इस्मत अनानू। तो उसके बाद जो है मौजूदा तुर्की का सदर वो सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सनैलिटी है। और अगर हम देखें तेजी से गुजरते हुए वक्त में तुर्की के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो ज्यादा उसके लिए सूटेबल था। यही वजह है कि तुर्की की अक्सरियत ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और यूं तुर्की में प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ताहिर अफाकी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ताहिर अफाकी। हमारा आज का मौजू है